हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें यूनिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। तो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक क्लास 11th में दी गई है एंड उसी के बाद ये यूनिट कंटिन्यू हुई है, इसलिए यहाँ पर यूनिट नंबर 6 दे रखा है। यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम ये 4 चैप्टर को कवर करेंगे। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। बायोलॉजी इन एक्सेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी को अगर हम एक समरी करें तो बायोलॉजी के अंदर हम स्टोरी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं अर्थ के ऊपर। क्या मतलब है स्टोरी ऑफ लाइफ का? तो देखो, इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। While individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural और anthropogenic extinction। देखो, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ होना पक्का है, मगर जो स्पीसीज हैं वो हजारों लाखों साल से कंटिन्यू है अर्थ के ऊपर, जब तक कि उनका नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ना हो। नेचुरल एक्सटिंक्शन मतलब जो नेचर के थ्रू हो रहा है, जैसे कि डायनासोर का हुआ था, एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मान लो ह्यूमन बीइंग ने किसी ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा शिकार कर दिया कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो वो आएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो जो रिप्रोडक्शन है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके बिना जो स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ईच इंडिविजुअल लिव इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन। तो जो इंडिविजुअल है वो अपने बच्चा पैदा करती हैं या तो एसेक्सुअल मीन से या फिर सेक्सुअल मीन से। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ता है। नाउ ये जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आते हैं, ये हम जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। दिस यूनिट एग्जामिन्स द जनरल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन explaining the detail of this process in flowering plants and humans as easy to relate representative example। तो देखो, जब से सबसे पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अ रिलेटेड पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ कैन बी अवॉइडेड इज ऑल्सो प्रेजेंटेड टू कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एंड जो रिप्रोडक्टिव डिजीज हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में। नाउ हमें एक साइंटिस्ट के बारे में भी दे रखा है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। नाम है इनका पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी जी का जन्म हुआ था 1904 में नवंबर में, एंड प्लेस थी जयपुर राजस्थान। Born in November 1904 in Jaipur, Rajasthan, Panchanan Maheshwari rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of entire world। तो ये पूरी दुनिया में फेमस बोटेनिस्ट थे। He moved to Allahabad for higher education where he obtained his डॉक्टर ऑफ साइंस। तो ये इलाहाबाद गए जहाँ पे इन्होंने अपनी डिग्री ली डॉक्टर ऑफ साइंस की। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डजियन, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर, to develop interest in botany and especially in morphology। तो इनके टीचर की वजह से इनका जो इंटरेस्ट था वो आया था बॉटनी में, एंड बॉटनी के अंदर भी मॉर्फोलॉजी फील्ड के अंदर। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट if his student progress ahead of him it will give him a great satisfaction। These words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return। तो इनके एक टीचर थे जिन्होंने कहा था कि अगर इनके स्टूडेंट इनसे आगे निकल जाते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, और ये शब्द ने जो पंचानन जी थे इनको इंस्पायर किया कि ये अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड
द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर इन टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेज है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो पंचानन जी ने पॉपुलराइज किया था कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे हम कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। ही एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर रिसर्च होती है एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर एंड टिश्यू कल्चर के ऊपर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? एनिमल एंड प्लांट टिश्यू को ग्रो करवाया जाता है कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर। ही ऑल्सो एम्फसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। तो इन्होंने कहा था कि हमें आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज के ऊपर भी काम करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर एम्ब्रियोज होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है लैब के अंदर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। आज की डेट में टिश्यू कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है साइंस के अंदर। नाउ ऐसा क्यों है? देखो, जो वैक्सीन डेवलप होती हैं, ठीक है, उसमें टिश्यू कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है। जो कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रही है उसके अंदर टिश्यू कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टिश्यू कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है आज की डेट में। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वोन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो जो इन्होंने काम किया था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के ऊपर, इनकी वजह से जो पंचानन जी थे इनको वर्ल्ड वाइड जो है इनका नाम हुआ था बहुत अच्छा। ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। तो इनको बहुत सारे जो प्राइज थे उनसे सम्मानित किया गया, जैसे कि फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। ही एनकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964। तो इन्होंने एजुकेशन को कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं बच्चों में, इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। एंड इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो NCERT पब्लिश हुई थी, जो पहली बुक पब्लिश हुई थी NCERT की फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of organism represents its life span. तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जिंदा रह सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। तो जो ये पीरियड है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, उसको हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the species provide. Examine the lifespans of organism represented in figure 1.1. तो कुछ ऑर्गेनिज्म का हमें लाइफ स्पैन इस और फिगर में दे रखा है एंड कुछ का हमें फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे लाइफ स्पैन सारे ऑर्गेनिज्म का लिख दिया है, तो आप अपनी कॉपी में या आप अपनी किताब में नोट डाउन कर लेना। This note is both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days और as long as few thousand year। तो जो लाइफ स्पैन है वो कुछ दिनों का भी हो सकता है एंड कुछ 1000 ईयर्स का भी हो सकता है। 1000 ईयर का जैसे कि पीपल का जो पेड़ है वो 2500 साल तक जिंदा रह सकता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, टू एक्सट्रीम मतलब या तो कुछ दिनों तक या फिर 1000 सालों तक, आर द लाइफ स्पैन ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो ये दो एक्सट्रीम हैं, या तो कुछ दिनों तक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा या फिर कुछ 1000 सालों तक एक्सट्रीम जिंदा रहेगा, इसके जो बीच में टाइम पीरियड आता है इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन आता है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली को रिलेटेड विथ देयर साइज। तो लाइफ स्पैन का साइज के साथ कोई नहीं है। द साइज ऑफ द क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। तो देखो, जो क्रो का लाइफ स्पैन है और जो पैरट का लाइफ स्पैन है इसमें काफ़ी फ़र्क है, जबकि इन दोनों का साइज़ लगभग सेम है। नाउ अगर हम देखें, क्रो का लाइफ स्पैन है 15 साल तक, जबकि पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स तक, जबकि इन दोनों का साइज़ तो सेम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ स्पैन का साइज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन 200 साल तक हो सकता है, जबकि पीपल ट्री का 2500 साल तक लाइफ स्पैन हो सकता है। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नाउ यहाँ पर आ गया है पॉइंट हमारे पास। देखो, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी डेथ होना निश्चित है, मगर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा नहीं होता। एंड कौन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। वाई डू वी से डैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? तो देखो, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया तो हमें उनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं एंड हमें उनके पेरेंट भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी डेथ एक दिन हो जाएगी। मगर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे दो डॉटर सेल्स आ गए, ठीक है, तो जो ये पेरेंट्स था, इनका कोई रेसिड्यू ही नहीं बचता, ये पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डॉटर में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई डेथ नहीं हुई, क्योंकि ये पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं डॉटर सेल्स में। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स? नाउ देखो, रियलिटी ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम एक्सेप्शन हटा दें यूनिसेल ऑर्गेनिज्म की, जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाती है। मगर उसके बावजूद भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज हैं, वो अर्थ पे हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कंटिन्यूटी। तो कोई ना कोई प्रोसेस तो ऐसा होगा जो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन से प्रोसेस की? रिप्रोडक्शन प्रोसेस की। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है एंड उसके बाद फिर खुद रिप्रोड्यूस करता है। दस देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो यहाँ पर एक साइकिल चल रही है जिसमें ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ हुई एंड फिर उसकी डेथ हो गई। रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है अर्थ के ऊपर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर कि जो वेरिएशंस कैसे आते हैं किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। नाउ लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एंड हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for its reproduce। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो गया, इंटरनल फिजियोलॉजी हो गई एंड और भी कुछ फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, या तो एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन में या फिर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक एसेक्सुअल एंड दूसरा है सेक्सुअल। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड यहाँ पे गैमीट या तो बन सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते, ठीक है। अगर गैमीट्स बनेंगे तो वो फ्यूज नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड गैमीट या तो बन सकते हैं या फिर नहीं बनेंगे, एंड अगर बनेंगे तो गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं कि कौन से ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें गैमेट हमारे बनते हैं एंड किसमें नहीं बनते। तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि बर्डिंग हो रहा है ईस्ट के अंदर, ठीक है, एंड बाइनरी फिजन एमीबा में। तो यहाँ पे तो देखो कोई गैमेट नहीं बने हैं, तो जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ओके, नाउ अगर हम एग्जांपल देखें हनी बी का, तो हनी बी में क्या हो रहा है, देखो एक तो इसमें गैमेट फॉर्म हुआ, मतलब एग फॉर्म हुआ, ठीक है। अब एग के साथ जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ
तब यहाँ पे एक फीमेल ऑफस्प्रिंग बनी। मगर जब एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो गया ड्रोन में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैमेट तो फॉर्म हुआ था मगर गैमेट का फ्यूज़न नहीं हुआ है। तो जब बिना फ्यूज़न के जो गैमेट है वो डेवलप हो गया ड्रोन में, मतलब मेल हनीबी में, तो इस प्रोसेस को हमने कहा पार्थेनोजेनेसिस। एंड ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे गैमेट तो फॉर्म हो रहे हैं मगर गैमेट का फ्यूज़न नहीं हुआ है। ओके, व्हेन टू पेरेंट्स opposite sex participate in reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. Now sexual reproduction में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल और एक फीमेल, एंड यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। ए सेक्सुअल में फ्यूजन नहीं हो रहा था, सेक्सुअल में फ्यूजन होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।